फैटी लिवर होने के विशेष कारणों में जो कारण होते हैं ना, लिवर पर फैट डिपॉजिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम फैट खा रहे हैं उस फैट का यूटिलाइजेशन हम नहीं करवा पा रहे हैं। तो या तो हम खाने में ज़्यादा खा रहे हैं फैट, या कहीं हम यूटिलाइज जहां होना चाहिए, खर्च जहां होना चाहिए वहां खर्च नहीं कर पा रहे। तो खाना तो अपने को सबको पता है कि खाने में ही आता है। तो फैट का मतलब होता है कि आप चिकनाई कितनी खा रहे हो, तेल घी, आपने तेल घी के अलावा तली भुनी चीज़ें कितनी मात्रा में खाई हैं, या फिर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो तेल घी नहीं खा रहे लेकिन हम तो बादाम बहुत खाते हैं। तो बादाम भी डेफिनेटली है तो फैट ही। बादाम का फैट हालांकि गुड फैट माना जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी अगर लंबे समय तक दूध को भी अगर आप लंबे समय तक छोड़ दो तो वो ख़राब हो जाता है। हाँ, तो ऐसे ही गुड फैट भी लिया जा रहा है, लेकिन अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो अनयूटिलाइज्ड जो फैट है, उपयोग में नहीं आया हुआ फैट जो है, वो आपके फैटी लिवर के लिए बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा फैटी लिवर दो प्रकार का होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो होता है इसको NaSH भी बोला जाता है। मतलब NaSH का मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। तो ये नाश जो है, नाश बोला जाता है NaSH, ये भी एक तरीके का लिवर की ही प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं इसमें भी लिवर पर फैट डिपॉजिट भी होता है। तो फैटी लिवर की कंडीशन में ही ये NaSH भी आ सकता है। अब अपने लिए क्या है, वेट ज़्यादा है, सांस में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आया हुआ है, ये जो काले काले पैच बन रहे हैं ये वाले, तो डेफिनेटली ये पैचेस जो हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आज तो नहीं, लेकिन कल के लिए ये डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। ठीक है। फिर चलने में हांफना आ रहा है, उठना बैठना चलना फिरना, मतलब लाइफ थोड़ी सी बहुत इजी नहीं रही है, स्टिफ हो गया है शरीर। हल्कापन जो था शरीर में होना चाहिए, लाघवम कहा जाता है, लाघवम। शरीर में अगर स्वास्थ्य के लक्षणों को गिना जाए तो एक लक्षण होता है लाघवम, मतलब शरीर हल्का होना चाहिए, तो वो शरीर हल्का नहीं रह गया है। इसके बाद फिर लिथार्जिसिटी रहती है, भारीपन है तभी तो लिथार्जिसिटी रहती है, हमेशा ही आलस आलस। ये भी कहा जाता है कि अनालस्यम शरीरस्य, स्वास्थ्य का ही एक लक्षण है कि अनालस्यम, आलस्य ना हो तब शरीर स्वस्थ माना जाता है। लिथार्जिकनेस का मतलब है आलस्य भरा पड़ा है। ठीक है। फिर इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। तो इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का मतलब होगा कि खाना पच नहीं रहा है, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। और कल अपन ने बताया था कि पाचन तंत्र में 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एक तो खाना खाना, दूसरा खाने का पचना, तीसरा खाने का लगना और चौथा खाने का निकलना। खाना मतलब मल का निकलना। तो हमने अच्छा खाया और उसमें से सारी चीज़ें खींच ली गई, उसके बाद फिर बेकार का निकल गया। यहाँ क्या हो रहा है कि हमने अच्छा खाया, वो बचा ही नहीं, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, इसलिए वो निकला भी नहीं। तो अपने ये तीनों आ गई, पचना भी नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा और एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा। ठीक है। तो इंडाइजेशन, माल एब्जॉर्प्शन और कॉन्स्टिपेशन, तीनों चीज़ें हैं। अब इन तीनों को अगर सुधारना है तो पहले को सुधारना पड़ेगा, और पहला क्या है, इंजेक्शन। ठीक है। अभी हम 4 दिन यहाँ रुके, हमको 4 दिन में यहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा, ठीक लग रहा है। कुछ शरीर थोड़ा बहुत पहले जब आए थे तब से आज में कुछ 1.5 किलो जैसा वजन भी कम है, 2 किलो के आसपास कम हुआ है। बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। अब घर में क्या क्या करना है, ये समस्याएं घर में कैसे ठीक हो सकती हैं, फैटी लिवर के लिए क्या किया जाए, इंडाइजेशन के लिए, लिथार्जिसिटी दूर करने के लिए क्या किया जाए, कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक होगा, इसके लिए बहुत ही उपयोगी कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों का पालन आज से ही चालू कर देना। सबसे पहला काम तो करना पड़ेगा कि जब भी हम खाना खाने बैठें ये नियम बना दो। मतलब इसमें कुछ लग नहीं रहा अपना, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे लोग, तो आप तो ये नियम बनाओ कैसे भी करके। क्योंकि अगर वजन मैं लिख के दे दूंगा, ये तो सारा आप इस पर लिख लो। अगर आप एक ग्रास को 60 बार से ज़्यादा चबा सकते हैं तो आप चबाओ। अगर
चबाने का फॉलोअप नहीं होगा तो बाकी सब धीरे धीरे करके बेकार होना चालू हो जाता है, गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो एक ग्रास कम से कम 60 बार, कम से कम 60 बार का मतलब है कि एक ग्रास को, अब सामान्य तौर पे लोग ये कह सकते हैं कि भाई नहीं 60 बार चबाएंगे तो बहुत देर लगेगी। बहुत देर भी नहीं लगेगी। वो कब नहीं लगेगी? जब खाना खाते समय आप सिर्फ खाना खाओगे। नहीं तो लोग चबाते तो नहीं है 4 बार भी, लेकिन देर लगती है 40 मिनट। ऐसा कब होता है कि हम 5 लोग बैठे हैं और एक और खाने के बाद मुंह में ही भरा हुआ है और बोले जा रहे हैं, और फिर जब बोल के फ्री हुए तो निकल लिया बिना चबाए ही। तो ये गड़बड़ है। तो कम से कम इसीलिए ये बोला जाता है कि भोजन हमेशा शांत चित्त रह के किया जाए, बिना बोले मौन रह के भोजन किया जाए। ये दूसरा नियम कि भाई चबा के खाना है, और दूसरा मौन रह के खाना है, बीच में ना बोला जाए। ठीक है। फिर तीसरा, आप कोशिश करो कम से कम दिन भर में, अभी फिलहाल जब तक वजन, अभी वजन कितना आ रहा है आपका? 108। तो कोशिश करो जब तक अपन 90 किलो के नहीं आ जाते हैं ना, तब तक अपने को 3.5 लीटर पानी पीना है। 3.5 लीटर से कम नहीं होना चाहिए पानी। 3.5 लीटर कम से कम पानी इतना होगा ही। उसके बाद अब बारी आती है जिससे वजन कम होगा, जिससे फैट कम होगा, जिससे फैटी लिवर कम होगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, इंडाइजेशन और लिथार्जिकनेस ठीक होगी, वो है व्यायाम। क्योंकि खाने में हम कितना भी कम कर लें, खाने को कम करके अगर वजन को कम करेंगे ना तो बहुत मतलब नहीं निकलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वजन कम करना है तो ऐसे कम करें कि खर्च करके वजन कम करें। कमाना कम करके, अगर जैसे मान लो जैसे किसी के पास पैसे हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो बोले आप कमा नहीं रहे, इससे बढ़िया है कि खर्च करके उसको कम करो। ऐसे ही वेट में भी आप कैलोरी का डेफिसिट करने की बजाय कैलोरी का एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। कैलोरी ले ही नहीं रहे, खाने ही नहीं खा रहे, वो गड़बड़ है। वो कब हो सकता है? जैसे 3 दिन उपवास कर रहे हैं हम, औपचारिक उपवास कर रहे हैं, साल में 1 बार या 2 बार, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो जो है कि बिल्कुल नहीं खाया, कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम फूड, इसको बोला जाता है लंघनम, उपवास। तो उपवास 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही आप बहुत कम खा रहे हैं, खाने को उपवास कर करके वजन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना चाहिए? उसमें क्या होगा कि शरीर धीरे धीरे करके आपके BMR को डल कर देगा, कम कर देगा। तो आपके शरीर में कमजोरियां आ जाएंगी, बाल झड़ जाएंगे, त्वचा खराब हो जाएगी, आंखों की समस्याएं, दुनिया भर की दिक्कतें। इसलिए आप खाओ और खर्च करो। कम खा के खर्च नहीं करना है। कोई चाहे कि नहीं हमसे व्यायाम नहीं होता, हम तो बिना खाए रह जाएंगे, वजन उसी से कम हो जाएगा, हो भी जाएगा, बेकार तरीका है। ठीक है। इसलिए, और खाने में क्या खाओ? जिसमें कम कैलोरी होती है, कम कैलोरी वाला खाना खाओ। अब कम कैलोरी वाला खाना क्या है? कम कैलोरी वाले खाने में सलाद ज़्यादा खाओ, फल ज़्यादा खा लो, उबली हुई सब्जियां खूब अच्छी मात्रा में खा लो, पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, मल जो है वो थोड़ा ढीला होके, मतलब बंधा हुआ लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइट ना निकले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फाइबर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए डाइट में। तो खूब फाइबर्स लिए जाए, धीरे धीरे करके आराम होना चालू हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। ये बंद कर लो, ठीक है, बस। तो एक सलाद, एक फ्रूट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और एक चीज़ आपने बोली, इसके अलावा आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दो। ठीक है। रोटी अगर कभी खाने का बहुत ऐसा लग रहा है कि हमको तो रोटी खानी ही है, हम कोशिश करें मिलेट्स की रोटी खा लें। मिलेट्स जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो रहे हों उनकी खा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं अपने को रागी खानी है। ठीक है। जो इजीली अवेलेबल हो रहा है, जिसके यहाँ जो मिल रहा है, उसको बोला जाता है कि आपके रीजनल फूड बोला जाता है उसको, कि आपके रीजन में क्या इजीली अवेलेबल है, उसका उपयोग आप कर लो। आपको लगे कि हम मिलेट्स नहीं खा सकते, हमें तो गेहूं ही खाना है, तो ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर गेहूं का आटा बहुत दरदरा होना चाहिए, महीन नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखें। गेहूं अगर नहीं खाएंगे ना, आप महीने भर छोड़ के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। कोशिश करें कि शाम का खाना जो है वो 7 बजे के पहले पहले खा के फ्री हो जाएं। 7 बजे के बाद शाम के खाने का उपयोग नहीं होना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल लो उसको। बाकी ये है कि शाम का खाना आप जब जल्दी खा लेते हो, तो शाम के खाने के बाद आप, बहुत कुछ ऐसा है
कि आप शाम को खाना खा के 7 बजे सो नहीं सकते, तो शाम का खाना 7 बजे खाया, हम 10 बजे सो रहे हैं, तो 3 घंटे का वो गैप मिला हमको सोने में। आप जैसे रात को 11 बजे खा लो और उसके बाद रात सवेरे 3 बजे तक मत खाओ दोपहर में, इंटरमिटेंट तो तब भी हो गया, लेकिन वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ इंटरमिटेंट की बात नहीं कह रहे अपन कह रहे हैं कि जल्दी खाओ। जल्दी खाने और इंटरमिटेंट फास्टिंग में डिफरेंस हो सकता है तो ये भी इंटरमिटेंट ही कि भाई आपने जल्दी खा लिया और फिर आप 9 बजे के आसपास कुछ खा लो। 7 बजे और 9 बजे 14 घंटे की इंटरमिटेंट हो गई। लेकिन 14 घंटे अगर इंटरमिटेंट की बात होती तो रात को 12 बजे खा के सो जाओ और फिर लंच आप 2 बजे कर लेना दोपहर में, हो गई 14 घंटे। नहीं, मैं बीच में से ही कर रहा था, शाम को 6-7 बजे तक खा के फिर अगले दिन सुबह 10 बजे खा रहा था। हाँ, वो 10 बजे तक आप भूखे मत रहो। आपको जैसे सवेरे जाग गए, आप 5 साढ़े 5 बजे जागो, खूब व्यायाम करो, खूब भूख लगेगी। अब उस भूख को आपको मारना नहीं है। भूख वेग में आती है और वेग को कभी मारा नहीं जा सकता। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको यूरिन आ रहा है, आपको मोशन आ रहा है, आपको छींक आ रही है, आपको उल्टी हो रही है। अब आप उल्टी होने वाली, आप मुंह पे ऐसे हाथ लगा लो तो नुकसान कर जाएगी। आपको छींक आने वाली, आप छींक को रोक दो, आपको नुकसान कर जाएगी, क्योंकि वो छींक एक वेग है जिसको निकलना जरूरी है, और निकल जाए तो ठीक है। छींक आने के कई कारण होते हैं। नाक में मान लो कोई, जैसे बचपन में करते थे ना, नाक में किसी ने धागा डाला, तुरंत ही छींक आती थी। अब उस छींक को ऐसे करके रोक दो, आप देखो सिर में दर्द हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भूख लगे इसकी व्यवस्था करें, ना कि कम खा के काम चलाने की। और भूख कब लगेगी? जब आप खूब काम करोगे, खूब भूख लगेगी। काम नहीं है, व्यायाम कर लो, सवेरे शाम खूब व्यायाम करो। आप जैसे सामान्य तौर पर आजकल क्या चल रहा है कि हमसे व्यायाम नहीं होता, हम तो खाना छोड़ देते हैं। तो खाना छोड़ देते हैं तो खाना तो ऊर्जा का स्रोत है। अब अगर ऊर्जा आप रेगुलर वेज में लोगे नहीं तो फिर ऊर्जा की कमी आना चालू हो जाएगी, न्यूट्रिएंट कम होना चालू हो जाएंगे, और न्यूट्रिशन लॉस हुआ तो किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के चश्मा लग रहा है, किसी की त्वचा खराब हो रही है, किसी को कहीं और दिक्कतें आ रही हैं, आयरन कम हो रहा है, अनीमिया हो गया, कई प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए न्यूट्रिशन लिया जाए, लेकिन कंप्लीट न्यूट्रिशन का मतलब है आपके लिए जो आवश्यक है उस तरीके का आप भोजन लीजिए। तो आवश्यकता में ये चीज़ें चल जाएंगी। आप सलाद खाओ, सब्जी खाओ, फल खा लो। फलों में बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फल हैं उनका उपयोग ना किया जाए, जैसे चीकू, आम, केला, ये फल जो है ना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसमें खूब कार्बोहाइड्रेट होता है, खूब ग्लूकोज होता है। तो ये वाले फल जो है ना, इनको कम मात्रा में खाया जाए। अगर कभी बहुत टेम्पटेशन हो रहा है कि नहीं हम तो केला ही खाएंगे, तो आप आधा केला खा लो। तो क्या खाया जाए फ्रूट, मतलब जैसे फ्रूट्स में जो खा सकते हैं वो बहुत सिट्रस फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपको बहुत पित्त की समस्या नहीं है। तो सिट्रस फ्रूट्स में मौसम्बी, संतरा। तो उनको सर्दी का कोठा, सर्दी हो जाती है ना, फिर सर्दी हो जाती है तो सिट्रस फ्रूट्स सामान्य तौर पर गर्मियों में आते हैं, तो आपको नहीं होगी सर्दी उस समय, ठीक है। सिट्रस फ्रूट जैसे सर्दियों में अपन संतरा खाएं तो डेफिनेटली सर्दी हो सकती है, क्योंकि मौसम तो ठंडा है, और हम संतरा खाएंगे तो संतरे की तासीर भी ठंडी है। तो जिनको ठंडक की समस्या है वो उस समय ना खाएं, लेकिन सामान्य तौर पर संतरा जो है वो गर्मियों में इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता भी मिलता है। तो कहा जाता है कि सीजनल और रीजनल फल खाने चाहिए। सीजनल इसलिए कि सीजनल होंगे तो सस्ते होंगे, और रीजनल इसलिए कि आपके रीजन में ही पाया जाएगा तो आपको फ्रेश मिल जाएगा। नहीं तो पता लगे कश्मीरी सेब कश्मीर से आ रहा है, कोई आज तोड़ के शाम को तो मंगवा नहीं रहे अपन, ऐसा तो है नहीं वहाँ से फ्लाइट से डाल दिया और आगे शाम को खा लेंगे हम, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सीजनल और रीजनल ही खाया जाए। सर जैसे अदर दिन मौसम भी संतरा, अनानास खा सकते हैं, ये भी बेसिकली जाएगा तो उसी में ठंडक में। इसके अलावा फिर पपीता खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, हाँ अमरूद खा सकते हैं, ये चल जाएगा। नाशपाती एक बहुत अच्छा फल है, बहुत ही अच्छा फाइबर होता है उसमें, बढ़िया फाइबर है, चलेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया, फलों में खा लिया। सलाद में आप खीरा, ककड़ी, टमाटर ये खा लो, बढ़िया रहेगा। सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, पत्ता गोभी, ये चीज़ें चल जाएं, ये अच्छी रहेंगी, जो भी सीज़न की है वो खा लो। अब सब्जियों में अपन जैसे एक तो आलू, उसको भी घी और तेल में पहले फ्राई करने के बाद फिर ग्रेवी में डालने के बाद अगर खाएंगे तो फिर लीवर तो फैटी नहीं फैटा हो जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगी आलू छोड़ दो। हाँ, ये सब जो बहुत ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको छोड़ दिया जाए। इसके बाद बहुत आवश्यक जो है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और एक्सरसाइजेज। तो एक्सरसाइजेज को डाइट नो डाउट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना गीता में, युक्ता आहार विहारस्य, तो पहले आहार रखा है बाद में विहार। तो आहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ठीक हो इसकी,
लेकिन बिना आहार मतलब बिना विहार के आहार अधूरा है। आहार कितना भी अच्छा कर लिया जाए, अगर साथ में आपने एक्सरसाइजेस को नहीं जोड़ा हुआ है तो वो अकेला आहार हमेशा ही अपर्याप्त माना जाएगा। तो खाने पीने में ये चेंजेस हैं, प्लस एक्सरसाइजेज में मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है सीधे लेट के पैरों को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, हाँ जैसे भी आप चला पाओ ना, क्योंकि ज़्यादा चलने के लिए अभी आपको बोला जाएगा 109 किलो पे ज़्यादा चलेंगे कमर में दर्द आ सकता है, घुटने में दर्द आ सकता है। बहुत बढ़िया शूज पहन करके पैरों पे घुटनों पे नी कैप पहन करके, कपड़े वाला जो आता है वो पहन करके फिर आप वॉक करो, और वो भी ज़्यादा मत करो, थोड़ी बहुत कर लो, जैसे 20 मिनट 30 मिनट कर ली। और वो जब वॉक करोगे तब विशेष ध्यान रखो मुंह में पानी भर के वॉक करना है, मुंह में पानी भरो और उसके बाद चलो। तो वो आप नाक से सांस भरोगे छोड़ोगे, जितनी नाक से सांस, अभी भैया बैठे थे ना, वो बैठे बैठे सो रहे थे, मरमट साहब, समस्या हो गई उनको। तो अब वो क्या है, रात को नींद नहीं आ पा रही क्योंकि नाक बंद है, बार बार नाक बंद हो जा रही है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो वो अपन यहाँ 50% के आसपास तो यहीं ठीक कर देंगे, और थोड़ा सा भी फॉलोअप कर लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये समस्याएं उग्र रूप ना ले लें, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने को भी वेट चूंकि ज़्यादा है, ज़्यादा वेट वाले लोग स्नोरिंग करते हैं। स्नोरिंग अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्लीप डिप्राइवेशन होता है, नींद की गड़बड़ी होती है। और नींद अगर गड़बड़ होना चालू हो गई तो ये मान लो हर रोग के लिए एक कारण तो तनाव जो आजकल सबके जीवन में है, एक दूसरा नींद की कमी, तो फिर दोनों ही चीज़ें आ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप तो एक्सरसाइजेज में टहलना और उसके बाद सीधे लेट करके पैरों की जो भी एक्सरसाइज आपसे हो जाए वो कर लो, और फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम थोड़ी देर हो जाए, और उसके बाद डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस खींच के भरना और पूरी सांस को पूरी दम लगा के छोड़ना, निचोड़ देना है फेफड़ों को बिल्कुल। कितने टाइम तक करना चाहिए, मतलब जितनी देर हो जाए मेरे हिसाब से। जैसे जैसे आप प्राणायाम पर शिफ्ट होना चालू हो जाओ ना, तो बेशक व्यायाम थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइजेज जो है ना, फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हाथ पैर की मूवमेंट्स, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मांसपेशियों के लिए तो व्यायाम वही है, थोड़ा सा तो ये बल्क आ जाता है ऐसा, तो वो ठीक है, आसन कर लो आप, जॉइंट एक्सरसाइजेस कर लो। जरूरी नहीं है वेट ही उठाया जाए, अगर हम अपने हाथ को ऐसे करके उठा रहे हैं तो कम से कम हाथ तो उठा ही रहे हैं ना, इतना वजन तो जा ही रहा है। ऐसे ऐसे करेंगे तो ये भी आपके हाथ का वजन तो जा ही रहा है ना ऊपर नीचे, तो ये कर लिया। इसके बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में ज़्यादा टाइम लगा दो, डीप ब्रीदिंग कर लो आप 15-20 मिनट, आप देखोगे महीने भर में आप ये डाइट कर लो और थोड़ी एक्सरसाइजेस के बाद डीप ब्रीदिंग कर लो महीने भर, आपको बहुत ही अच्छा आराम हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। ठीक है। इलाज अगर संभव हो जाए तो 2 इलाज घर में आराम से हो सकते हैं। एक बाल्टी में गुनगुना पानी भरा, पैर डाल के बैठ गए 10 मिनट रात को सोने के पहले, और नाक में गाय का घी डाल लें, ये बहुत बढ़िया इलाज है, इनको कर लिया जाए। फैटी लिवर के केस में अगर जैसे करना चाहें तो लिवर के ऊपर आप गर्म ठंडा सेक कर सकते हो। तो गर्म ठंडे सेक में क्या करेंगे, गर्म पानी की थैली आप यहाँ से लिए जाएं, अपने मिलती हैं अपने यहाँ, तो गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से गर्म 2 मिनट के लिए, ठंडा 1 मिनट के लिए, 5 बार रिपीट करके अल्टरनेटली ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो वो लिवर पर जो फैट जमा हुआ है उसको कम करने में हेल्प करेगा और लिवर की फंक्शनल एबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, बढ़िया रहेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत है, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये सब, बिल्कुल चिंता मत करिए। और ये जो मेरी आगे की मैंने आपको हिस्ट्री में देखा ना, कोलोन वाली, ये कोलोन वो अपन लगभग वैसे तो ये मान के चलो कि जैसे कोलोन कैंसर काट के निकाल दिया, कीमो कर ली, वो खत्म है अब। ठीक है, अब एक बार ये होता है कि कहीं बाय चांस दोबारा रिकर, तो रिकर कब होगा, जब हम अपनी लाइफस्टाइल को बहुत खराब कर लेंगे। तो जिसकी लाइफस्टाइल खराब है उसको तो पहली बार भी हो सकता है, दोबारा क्यों। तो अब दोबारा में अपने को ये जरूर है, जैसे अगर कोई किसी को देख लेता है ना तो जल्दी पहचान लेता है, अगर बिना देखा हुआ है कोई तो पहचानने में थोड़ा देर लगेगी। नाक ऐसी है, बाल ऐसे हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, अगर ऐसे हम किसी को बता के भेजें कि भैया स्टेशन पे मिलेंगे, आप ऐसी नाक है, वैसा कलर है, ऐसे कपड़े पहने होंगे, तो नहीं पहचान पाएगा कोई, थोड़ा देर लगेगी पहचानने में। लेकिन अगर एक बार देख लिया है तो जल्दी पहचान लेता है। तो ऐसे ही कैंसर का है कि अगर एक बार हो चुका है तो हो सकता है, हो जाएगा नहीं कहा जा सकता, और नहीं होगा ये भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ ही नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तो मतलब इन सब चीज़ों से उसमें फर्क है, डेफिनेटली इन सब चीज़ों से तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। ये तो खैर अभी कैंसर के लिए तो कितना चला अभी, हालांकि बहुत ज़्यादा रिलाय
जो है ना वो जब किसी को हो, जैसे अपने तो हुआ, अपन ने सब सर्जरी करा दी और उसके बाद कीमोथेरेपी भी करा दी, हाँ, और ये 2019 में हुआ था आपको, हाँ, तो अब ये तो कर दिया, इसके साथ में ये सब चीजें चलेंगी ना, तो ये दोबारा नहीं होगा, इस चीज को अपन बहुत श्योरली कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने बताया, मैंने बताया कि मैं 7 बजे मतलब शाम को 7 बजे फिर अगले दिन 10 बजे कुछ लेता था। हाँ, तो आपके हिसाब से कितने बजे, 10 बजे की जगह कितने बजे 10 बजे की बजाय जैसे अपने को क्या करना है कि जब हम जागें तो जागते ही विदिन 3 आवर्स आपको कुछ खाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब जाग गए हैं तो जागे जागे लेटे तो रहेंगे नहीं, जागने के बाद कुछ करेंगे, और वो कुछ करेंगे इसलिए आपको कुछ यूटिलाइजेशन अगर कहीं हो रहा है तो आपको इनटेक करना पड़ेगा। और उसमें 3 घंटे हैं, तो जैसे 5 बजे आप जागते हो तो आप 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कुछ खा सकते हो। जरूरी नहीं है कि ग्रेन्स खाएं, ग्रेन्स आप ये जरूर है कि भाई 15-16 घंटे के गैप के बाद ग्रेन्स खा लो। तो जैसे 7 बजे अगर आपने खाना खाया है तो लगभग 12 घंटे जो है 7 बजे हो जाएंगे, 10 बजे के आसपास आप नाश्ता कर लो। लेकिन आप 8 बजे के आसपास ही 8 या 9 बजे के आसपास आप कुछ फल खा लो या सलाद खा लो। मेथी पानी पिए वो आप सवेरे सवेरे अपने एक्सरसाइजेस के तुरंत बाद या एक्सरसाइजेस के पहले पी सकते हो। मेथी पानी अच्छा है, कोई इशू नहीं है। रात को मेथी गला दी, सवेरे सवेरे पानी जो है मेथी को निकाल दो, पानी को हल्का निमाया गुनगुना कर लिया और पी लिया। अब वो मेथी जो है उसको आप अंकुरित कर लो। तो मेथी बहुत अच्छी है, लेकिन नुकसान तब करती है जब शरीर में पित्त की प्रकृति हो, बहुत गर्मी हो शरीर में, फिर मेथी नुकसान करेगी। तो जिसको बहुत पित्त की समस्या हो, एसिड बनता हो, ऊपर की तरफ आता हो, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, ऐसे केस में आप उसको मेथी और अजवाइन का पाउडर खिलाते रहो, बिल्कुल पक्की दुश्मनी है, तो वो नुकसान कर जाएगा। ठीक है। ठीक। और ये कल आपने बताया था प्री और प्रोबायोटिक के लिए, जैसे मैंने बताया था दही और छाछ के आपने कुछ नाम बताया था। हाँ हाँ, उसके ऑप्शन कैफिर कैफे कैफिर 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 ये कैफिर इसका यूज किया जा सकता है, ये अच्छा है। ये मतलब कि कोई सब्जी है, फल है? ये एक तरीके से बेरीज जैसे इसके सीड्स आते हैं, तो इसको आपको दूध में डाल करके जमाना पड़ेगा दूध को, तब फिर वो जो दही जमेगा उसको कैफिर बोला जाता है। कैफे ये अच्छा रहेगा, बढ़िया है। और ये सब भी मतलब इससे हो जाएगा। ये जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस क्लियर होगा, ये डार्क पैचेस जो आ रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चालू हो जाएंगे। इसको एक्ैंथोसिस बोला जाता है। ये यहाँ पूरी गर्दन काली हो जाती है, ऐसे ऐसे लोगों को लगता है रगड़ रगड़ के छुटा लेंगे, इसको छूटती नहीं है वो। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब खत्म होगा तब सही होगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। आप महीने भर एक्सरसाइज करो, महीने भर में आप मुझे बताना कि ये चेहरे में ये जो पैचेज पड़ रहे हैं स्किन पर, इन सारे पैचेज में आपको कितना आराम हो रहा है। अनइवन स्किन टोन है, सब रेगुलर, सब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आ जाएंगी, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है।